Hey guys, this is Shagun. Welcome to Sky Trapper, a new education learning platform. आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो चलो देखते हैं बाकी दो चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर की हिस्ट्री क्या है ना। तो लेट्स सी। देखो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में फ्रांस की हिस्ट्री देखी जहाँ पर हमें कई सारे रिवॉल्यूशंस देखने को मिले और वो रिवॉल्यूशंस क्यों हुए थे ये भी हमने देखा था, क्योंकि हमें वहाँ के लोगों को मोनार्क सिस्टम ख़त्म करना था, एक नई तरह की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी थी, है ना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखी। फिर सेकंड चैप्टर में हम रशिया में आए जहाँ पर फिर से हमने रिवॉल्यूशंस देखे। क्यों देखे रिवॉल्यूशन? वही सारे चेंजेस लाने के लिए। वहाँ भी डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स बनी। लेनिन को हमने देखा जहाँ पर लेनिन की बोल्शेविक पार्टी थी, है ना, उन्होंने काफ़ी बदलाव किए रशिया में। देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने सेकेंड चैप्टर में देखी रशिया से रिलेटेड। एंड अब हम बात करते हैं जर्मनी की। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जर्मनी की हिस्ट्री क्या है। देखो, फर्स्ट टू चैप्टर्स को पढ़ने के बाद इतना आइडिया तो हो गया होगा कि जर्मनी में भी अगर हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है, अपने अधिकार चाहिए और एक नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अगर करनी पड़ी, है ना, अगर करनी पड़ी तो ऑब्वियस है रिवॉल्यूशंस भी हुए होंगे वहाँ पर भी। ठीक है, तो देखो लड़ाई दंगे तो हर एक चैप्टर में है, मतलब हर एक कंट्री की हिस्ट्री में है, लेकिन जर्मनी का ना सीन बिल्कुल अलग है। यहाँ जो तुम देखोगे, यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो बाकी दो कंट्रीज से बिल्कुल अलग हैं। बाकी दो छोड़ो, मतलब ऐसा वहाँ हुआ जर्मनी में, ऐसा हुआ जो कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ जर्मनी में? और जैसे कि हम चैप्टर का नाम है नाजिज्म, क्या है ये नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, कौन था हिटलर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लो कि इस चैप्टर में जो हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे और जो लड़ाइयाँ देखेंगे उन सब की मेन वजह क्या है ना। बिल्कुल एकदम बेस क्लियर करो कि कहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आखिर लड़ाई की। मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर में मैंने तुम्हें वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बताया था, जिसका असर रशिया की इकोनॉमी पे पड़ा था, रशिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर पे पड़ा था, बताया था ना। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 का असर जर्मनी पे भी पड़ा था, और ऐसा असर पड़ा कि उसके बाद का सीन, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 की जो लड़ाई थी वो कब तक चली थी, 1914 से लेकर 1918 तक चली थी ना, 4 साल चला था वर्ल्ड वॉर 1। देन उसके बाद देखो वर्ल्ड वॉर 1 क्या है, जिसको ना पता हो तो प्लीज़ देख लेना, हम वीडियो का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना। देन उसके बाद ही समझ में आएंगे कि आगे की जो भी कहानी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम तुमको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसकी शुरुआत, देखो वर्ल्ड वॉर क्यों बोला जाता है, वर्ल्ड वॉर का मतलब हुआ कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई ना वर्ल्ड की, इसलिए वो वर्ल्ड वॉर 1 कहलाया गया। ठीक है, पहली बात तो वो ग्रेट वॉर था, जब वर्ल्ड, उस वक्त ये नहीं पता था कि आगे चल के एक और वॉर होने वाला है। जब आगे एक और वॉर हो गया देन उसके बाद उस ग्रेट वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दिया गया। इससे पहले वो ग्रेट वॉर ही था। क्या था ना कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक छोटी सी कंट्री थी और सर्बिया, इन दोनों के बीच में कुछ मसला हुआ था। अब वो मसला क्या था वो तुम वीडियो में देख लेना वर्ल्ड वॉर 1 की, ठीक है। तो जब मसला हुआ इन छोटी कंट्रीज़ के बीच में, तो होता है ना कि दो के बीच में लड़ाई हो रही है तो कोई हेल्प करने आता है ना। तो ऑस्ट्रिया हंगरी की हेल्प करने आया जर्मनी और टर्की, ऑटोमन एम्पायर, इटली वगैरह, और सर्बिया की हेल्प करने आए रशिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, है ना, ये सारी कंट्रीज़। तो इनके ग्रुप्स थे, मतलब एक तरफ था हमारा अलाइड ग्रुप जिसको अलाइड पावर बोलते हैं, और दूसरी तरफ था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में हमारा जर्मनी था, देखो यहाँ पे ये दो ग्रुप थे, एक अलाइज पावर और दूसरा एक्सिस पावर। अलाइज पावर में तुम्हारा यूएसए, यूएसएसआर यानी कि रशिया, फ्रांस, ये सारे थे, और एक्सिस पावर में जर्मनी और इटली, जापान और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे थे, ठीक है। तो एक्सिस पावर का जो ग्रुप था उसको सेंट्रल पावर भी बोलते थे, क्योंकि अगर हम मैप में देखते हैं तो जर्मनी
जर्मनी की जो टीम है वो सेंटर में आ जाती है और बाकी की जो इनके अपोजिशन पार्टी है ये आसपास आ जाती है। अगर हम मैप को देखें तो इस वजह से इस ग्रुप को सेंट्रल पावर भी बोला जाता है, किसको, एक्सिस पावर को। तो ये दोनों ग्रुप थे, इनके बीच में जब सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में लड़ाई हुई, मतलब जो पंगा हुआ, तो इसको निपटाने के लिए सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई और फाइनली वॉर होते होते लास्ट में जर्मनी हार गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर की कहानी 1918 के बाद से ही शुरू होती है। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो 1918 से ही पढ़ेंगे। और कब तक पढ़ेंगे? 1945 तक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखो क्या होता था, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर कुछ ये लोग हार गए, है ना। हार गए तो इनके मन में बदले की आग तो रहती है ना, कि हम हार कैसे गए और हम ऐसे इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम हराएंगे सबको। तो इनके अंदर एक रिवेंज वाली फीलिंग थी, जो इन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी की। इनके अंदर जो था ना कि बदला लेना है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 तक, तो उस लड़ाई में, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में, जर्मनी ने अपना मतलब पूरी तरह से कोशिश की रिवेंज लेने की। एंड लास्ट में क्या होता है, इसको सस्पेंस ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अभी बता देंगे ना तो फिर तुम सस्पेंस थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो क्या होता है कि 1918 के बाद से 1945 तक की कहानी इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक की कहानी इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ था, एक एक चीज़। सबसे पहले हम थोड़ी सी एक कहानी तुम्हारी बुक में दी हुई थी, एक बच्चा है हेलमत। तो क्या होता है ना बच्चों, एक बच्चा है, मतलब था जर्मनी में, जर्मन बॉय 11 ईयर ओल्ड। तो उसने, जिसका नाम है हेलमत, तो उसने एक दिन अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना। होता है ना कुछ, जब भी मम्मी पापा आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर होता है कि कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहे, कहीं मम्मी हमारी शिकायत तो नहीं कर रही। तो ऐसे ही कुछ उसके मन में भी होगा और वो चुपके से सुनने गया। जब उसने सुना तो उसने ये सुना कि उसके पापा उसकी मम्मी से पूछ रहे हैं, मतलब उनको कह रहे हैं कि अब हम सबको मतलब हमारी पूरी फैमिली को सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमने किया है जर्मनी के लोगों के साथ, यहाँ के जो जूस हैं, जो जिप्सीज़ वगैरह हैं, मतलब यहाँ की जो आम जनता है, उसके साथ जो नाज़ी पार्टी के लोगों ने किया है, इसके बाद एलाइज पार हमारे साथ क्या करने वाला है, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर क्लियर है कि वो जो भी करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि इन्होंने भी कुछ ऐसे कांड करके रखे हैं ना, जिसके बाद इन्हें डर है। क्योंकि देखो 1945 ये हार चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 2 ये हार चुके हैं, और इन्होंने इस बीच इतनी ज़्यादा क्रुएलिटी मचाई थी जर्मनी में, जिसके बाद हारने के बाद इन्हें डर आ गया था कि अब हम हार गए हैं तो ऑब्वियस है कि इनको सज़ा मिलेगी कुछ ना कुछ। अब देखो ये इतना डर गए थे कि ये सुसाइड करने की बात कर रहे थे। इसका मतलब ये क्लियर है कि इन्होंने बहुत बुरा किया होगा जर्मन के लोगों के साथ, ठीक है। वो बुरा क्या किया है वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे, थोड़ा सा सब्र के साथ सुनो कहानी को। तो बात करते हुए सुन लिया, चलो कोई बात नहीं, रात गई। दूसरे दिन ये सारे लोग, मतलब पूरी फैमिली ऐसे घूमने गई, जैसे पिकनिक पे जाते हो, तो ये लोग भी गए। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे ने सोचा कल रात में तो हम ऐसे कुछ सुना था और आज तो सब नॉर्मल है, चलो कोई नहीं। थोड़े दिन बाद न्यूज़ आती है कि इनके पिताजी ने खुद को शूट कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, मार लिया खुद को। तो भैया ये इन्होंने कहा वो बात सही थी, उस दिन जो मैंने सुना था वो मेरा शक और जो मैंने सुना वो एकदम सही हो गया। अब उसको डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कल को हमारी मम्मी मुझे जहर दे के मार दे, है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया, 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया, डर की वजह से कहीं मम्मी उसको उसके खाने में जहर ना मिला दे। मतलब इतना खौफ आ गया था उसके अंदर पापा के मरने के बाद। तो ये सब सीन था वहाँ पे, है ना। तो अब हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि हेलमत के पिताजी ने खुद को क्यों मारा। I mean, ऐसा उन्होंने क्या कांड किया जर्मनी में कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्हें खुद को मारना पड़ गया, है ना। उनके डर की वजह क्या थी,
ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया ही है कि एलाइज पार और एक्सिस पार ये दो ग्रुप थे, इन्हीं के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और इन्हीं के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में भी जर्मनी हारा और वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी हारा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 देखो जर्मनी ना बहुत ज़्यादा ब्रेव है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी वो उसने हार नहीं मानी थी बहुत, लेकिन फिर भी वो बहुत बुरी तरह हार गया था। और देन उसके बाद इतना बुरी तरह से हारने के बाद उसने जो तबाही मचाई है वो देखने लायक है इस चैप्टर में। और तो क्या होता है अब 1945 के जब इन्होंने इतनी सारी तबाही मचा दी और ये हार गए, है ना, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया भैया, एलाइज को, एक्सिस पार ने सरेंडर कर दिया। अब क्या होता है उसके बाद कि हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जिनका नाम है गेबल्स, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स कह सकते हो कि इनके पर्सनल एडवाइज़र मिनिस्टर्स होता है ना, तो उन्होंने क्या हो किया, देख लो डर देखो इनका, कि जैसे कि अभी हेलमत के पिताजी ने सुसाइड किया, वो भी अपनी पूरी फैमिली को मारने का प्लान कर रहे थे, उसी तरह से इनके जो मिनिस्टर थे इन्होंने और इनकी एंटायर फैमिली ने सुसाइड कर लिया एक बंकर में। बर्लिन में एक बंकर होगा, वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। बंकर क्या होता है? बंकर मतलब एक बंद कमरा है ना, जहाँ पे इंसान घुट घुट के मर जाता है। तो हिटलर ने कुछ इसी तरह से बंकर में बंद कर करके लोगों को मारा था। वहाँ पे गैस चैम्बर्स थे, है ना, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, लोग मर जाते थे बेचारे। तो ये समझ लो एक बंकर था बंद, वहाँ पे कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने ये मर गए सारे, है ना। तो अब सोच सकते हो कि क्या किया होगा इन्होंने, ऐसा क्या किया था कि ये मतलब इतनी बुरी मौत मरे ये लोग। तो चलो ये तो मर गए। अब जब युद्ध वगैरह सब खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 2 सब निपट गया, तो एलाइज पार ने कहा देखो भैया तुम पहले भी हारे थे अब भी हारे हो, लेकिन इस बार तुमने जो तबाही मचाई है ना वो उसका तो तुम्हें इस बार तो तुम्हें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, है ना। इस बार तुमने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। तुमने जो शांति भंग की है पूरी दुनिया भर की, वॉर में इन्वॉल्व करके इतना ज़्यादा नुकसान किया है, अब तुम्हें उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, है ना। और जो तुमने कांड किए हैं, नाजी जर्मनी के लोगों ने जो कांड किए हैं, इन्हें सज़ा मिलेगी। तो जर्मनी में जो नाजी लोग थे, मतलब नाजी पार्टी थी हिटलर की, नाजिज्म, उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। न्यूरेमबर्ग में बनाया गया। न्यूरेमबर्ग एक सिटी है जर्मनी में, तो वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, एक ग्रुप टाइप का बनाया गया जो ये डिसाइड करेगा कि इस वॉर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको हमें क्या पनिशमेंट देनी है, मतलब उनके क्राइम के अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह की सज़ा हमें देनी है। तो इसलिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। कहाँ बनाया गया था? न्यूरेमबर्ग में बनाया गया था। न्यूरेमबर्ग कहाँ है? ये जर्मनी में एक सिटी है, ठीक। तो भैया ये बना दिए गए। इनसे कहा कि क्यों बनाया गया? क्योंकि जिन्होंने शांति भंग की है पूरी देश दुनिया की और लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करके इतना नुकसान पहुंचाया है लोगों को, है ना, इतनी ज़्यादा मास किलिंग की है, तो इन सब का तो भुगतान जर्मनी को अब भुगतना ही पड़ेगा। इन्होंने बहुत बुरा किया है। बदले की भावना ठीक है, लेकिन तुम आगे देखना इस चैप्टर में इन्होंने क्या कांड किया है। तो इसलिए ट्रिब्यूनल बना। ये देखो ये बंकर है, यहीं पर प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गेबल्स ने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने और उनकी फैमिली ने। तो अब बात करते हैं कि जो ये ट्रिब्यूनल बनाया गया किस तरह के कांड थे, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल बनाया गया और इन्हें सज़ा मिलने वाली थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी के लोगों ने, या फिर हम कह सकते हैं नाजी जर्मनी, जो नाजी पार्टी के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि एक जेनोसाइडल वॉर, मतलब मास किलिंग करवाई, लोगों को जिंदा मरवाया। कैसे? अभी बताएंगे कैसे। पहले देखो कितने लोग मरे। 6 मिलियन जूस को इन्होंने मरवाया। 6 मिलियन यानी कि 60 लैक्स। 2 लैक्स जिप्सीज, मतलब ये एक तरह से कम्युनिटी है ना, जैसे अपने यहाँ होता है ना मुस्लिम, हिंदू, सिख एंड क्रिश्चियन, इस तरह से वहाँ भी ये कम्युनिटी है, जूस, जिप्सीज,
एंड 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन। पॉलिश सिविलियन कौन? जो पोलैंड से आए हुए लोग जर्मनी में बस गए थे वो लोग, है ना। पोलैंड लगा हुआ है जर्मनी से, दैट इज़ वाई वो आ गए होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो उन लोगों को मरवाया। 70,000 जर्मन्स जो उनके खुद के वहाँ के लोग थे उनको भी मरवाया। क्यों? क्योंकि जो भी उनको, देखो अदर कास्ट मतलब या कह सकते हो अदर कम्युनिटीज़ को तो उन्होंने मरवाया, संग में उन जर्मन्स को भी मरवाया जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, है ना, और या फिर पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, मतलब जो उनकी गवर्नमेंट को अपोज करते थे, नाजी की गवर्नमेंट, जो हिटलर की गवर्नमेंट को अपोज करते थे उनको। तो इस तरह से इन लोगों ने बेवजह उनको मरवाया, बुरी तरह से मरवाया, और ऐसे मरवाया कि लोगों को या फिर कह सकते हो अदर कंट्रीज़ में ये ना पता चल पाए कि जर्मनी में किस तरह की मास किलिंग हो रही है। मतलब जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, एक वर्किंग एनवायरनमेंट इन्होंने तैयार किया कि ताकि लोगों को लगे कि लोग यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि वहाँ पर लोग जाते थे, है ना, वहाँ पर एक गैस चैम्बर होता था, इनको बाहर मतलब इनके कपड़े वपड़े सब उतरवा के बाहर रख लिए जाते थे, इनको सबको अंदर भेज दिया जाता था और गैस लीक कर दी जाती थी, ये सब बेचारे तड़प तड़प के मर जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने वहाँ पे मास किलिंग करवाई, और जिसकी अता पता कहीं पे भी नहीं था। ये तो जब सारी चीज़ें निपट गई फिर कुछ सबूत बाकी छूट तो जाते ही हैं, कुछ राइटर्स के थ्रू ये चीज़ें बाहर निकल के आई, कुछ प्रूफ्स वहाँ पे रह गए होंगे, कुछ चीज़ें मीडिया के थ्रू निकल कर आई, तो इस तरह से चीज़ें पता चली कि वहाँ पर अब ये जो डेटा है ये 6 मिलियन, जो ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट डेटा है ना, ये अप्रॉक्स कहा गया है। अब सोचो जर्मनी कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, वहाँ की पॉपुलेशन ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगी, कितने लोग मारे गए होंगे। तो ये सब कांड इन्होंने करवाए। तो मास किलिंग के लिए एक मतलब कई सारे किलिंग सेंटर्स बना रखे थे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी, एक ऐसे मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर करवाया है ताकि लोगों को लगे या फिर बाहर किसी कंट्री को लगे कि नहीं, यहाँ पे काम होता है, प्रॉपर वर्क होता है, ये कोई किलिंग सेंटर वगैरह नहीं है। जैसे कि एक नाम दिया गया है यहाँ पर ऑस्विच। ये सब किए उन्होंने, भैया इतना सब कुछ किया तो भैया सज़ा तो मिलेगी। Then Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. देखो इन जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, इन लोगों ने कहा कि देखो इन्होंने सिर्फ 11 नाजीज को मतलब फांसी की सज़ा दी या फिर इनको मारा, बाकियों को सिर्फ ज़िंदगी भर के लिए जेल में बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि तुमने जितना ज़्यादा क्रुएलिटी दिखाई है जर्मनी के लोगों के साथ, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम इतना ज़्यादा क्रूअल नहीं हैं, हम इतना अत्याचार नहीं करेंगे जितना कि तुमने किया है। तो जो 11 लोगों को इन्होंने मारा है, तो उनके बहुत ही ज़्यादा बुरे वाले कांड होंगे, इसलिए मारे गए वो। बाकियों को ज़िंदगी भर के लिए जेल में बोला, तुम चक्की पीसो जाके, तुम बाहर नहीं रह सकते। अब इसके बाद क्या होता है भैया, अब इसके बाद क्या होता है ये तुम्हें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके बाद होता होगा कुछ, मतलब नया वहाँ पे रूल बने होंगे, नई गवर्नमेंट आई होगी, नया लीडर आया होगा, है ना, फिर धीरे धीरे जर्मनी ने कवर अप किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी जो हमें नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ और सिर्फ 1945 तक का सीन पढ़ना है। तो आज हमने ओवरऑल क्या देखा कि जर्मनी में इस चैप्टर में कहाँ से शुरुआत हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरुआत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सब कुछ लड़ाइयाँ हो गई तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे उनको किस तरह का, उनको कैसा, किनको क्या पनिशमेंट देना चाहिए, है ना, और कितने लोगों को नाजी के लोगों ने मरवाया, ये सारी चीज़ें देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अब हम शुरू से देखेंगे ना, अभी तो हमने ओवरऑल देखा ना, मोटा मोटा देख लिया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 के बाद जर्मनी का क्या सीन था, है ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने खुद को कैसे संभाला, और संभालने के बाद इतना क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा मास किलिंग वगैरह हो गई वहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि 1918 के बाद में कैसे हुआ, कैसे जर्मनी ने खुद को ग्रो अप किया। ठीक, तो आज की बात समझ में आई होगी, ज़्यादा कुछ था नहीं, आज सिर्फ इंट्रो था,
एंड उसके बाद हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी जर्मनी की, ठीक है। सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।